नमस्कार दोस्तों, आज हम घटना चक्र की एईडीओ स्पेशल बुक से पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे। इसमें बीपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी शामिल है जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, पहला चैप्टर, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, एक चीज़ समझिए कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के विजित प्रदेशों का पहला आक्ता सौंपा था। मतलब प्रशासनिक अधिकार या सूबेदारी भी कह सकते हैं। यही ऐबक आगे चलकर भारत में गुलाम वंश का संस्थापक बना। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ 1178 ईस्वी में। देखिए, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने, आप देखेंगे, मुल्तान से होते हुए गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय, जिसको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, अपनी माँ के सहायता से, उनकी माँ का नाम था नायिका देवी। मतलब यहाँ पे देखिएगा, गोरी को, मतलब मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास बुरी तरीके से पराजित किया गया था। मतलब यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली बड़ी हार थी। अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गोरी के कुछ प्रमुख युद्ध को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और इसमें परिणाम किसके पक्ष में रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध, देखिए पूछेगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तब आप कहेंगे 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। अब देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया। अब पूछेगा आपसे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तब आप कहेंगे 1194 ईस्वी में। अब किसके किसके बीच में चंदावर का युद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इसमें भी आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी विजित हुआ था। अब नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तब आप कहेंगे बख्तियार खिलजी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का ना एक साधारण सा सैन्य अधिकारी था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मतलब बिहार पर सफल आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम विजेता था। आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। अब देखिए, आप ऐसे समझिए कि इस बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी के अंत में, आप देखेंगे कि बिहार के मतलब सबसे जो प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, नालंदा और विक्रमशिला, इन दोनों विश्वविद्यालयों को ना पूरी तरीके से जलाकर नष्ट कर दिया था। अब दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासकों को क्रमबद्ध दर्शाया गया है। यहाँ डेट नहीं आपको याद करना है, आप क्रम याद रखेंगे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना, इल्तुतमिश के बाद कौन बना, मतलब एक क्रम याद रखेंगे ना तो आपको मतलब कभी मिलाने के लिए आएगा तो आप इसे बना लेंगे। लेकिन पहला शासक और अंतिम शासक याद रखिएगा कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स। यह याद रखिएगा, दो याद रखेंगे। यदि टोटल याद है तो बहुत अच्छा, कभी क्रम से सजाने को आएगा तो आप बना ले जाएंगे। अब नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, मतलब 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तब आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहला स्वतंत्र गुलाम वंश की स्थापना की थी। मतलब वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है ना? एक मस्जिद है। कभी कभी आपको लगेगा कि झोपड़ी है, नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ये कहाँ है? तो यह राजस्थान की अजमेर में स्थित है। याद रखिएगा, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्राचीन संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर करवाया था। याद रखिएगा, मतलब ऐसा माना जाता है कि इस जो मस्जिद है, मतलब 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको 2.5 दिन में पूरी तरीके से बनवा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। नेक्स्ट,
कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। देखिए, दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके मतलब याद में रखी? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। कभी यह भी पूछ सकता है कि किसके याद में की थी? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेकिन ऐबक की अचानक जब मृत्यु हो गया, आपको यह भी पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था, उसी समय खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। तो इस जो मीनार जो बना रहा था, इसके कार्य को बाद में आप देखेंगे इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो आप कहेंगे लाहौर। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी दिल्ली से बैठकर शासन नहीं किया, बल्कि उसने अपनी राजधानी लाहौर में ही बनाए रखा। लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। आप देखेंगे बाद में इल्तुतमिश ने ही जो यहाँ राजधानी था लाहौर, यहाँ से हटाकर दिल्ली हस्तांतरित कर लिया। इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश को कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था? तो वह इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। अब देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने बगदाद का जो उस समय खलीफा होता था, उसे सुल्तान पद की एक प्रकार से स्वीकृति प्राप्त की थी, मतलब कानूनी तरीके से। इसी स्वीकृति के बाद उसका साम्राज्य इस्लामिक जगत का एक मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र हिस्सा बन गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो आप कहेंगे मलिक जानी को किया था, ठीक ना। अब देखिएगा कि इल्तुतमिश बिहार में जब मतलब आक्रमण किया और उस समय हिसामुद्दीन मतलब वहाँ का शासक था, उसको हराया और उसके बाद मलिक जानी को नियुक्त किया था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो आप कहेंगे बलबन। अब देखिए, बलबन ने अपने विरोधियों को नाश करने के लिए ना यह बेहद कठोर नीति अपनाई थी। मतलब रक्त और लौह का मतलब था दुश्मनों को बेरहमी से हत्या कर देना, है ना। नेक्स्ट, भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की? तो आप कहेंगे बलबन ने की। अब देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने और दरबार को भव्य दिखाने के लिए बलबन ने यह प्रसिद्ध ईरानी नव वर्ष त्यौहार भारत में मनाने का परंपरा एक प्रकार से शुरू किया। अब एक चीज़ और समझिए, इसके अलावा आप देखेंगे कि उसने दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी कठोर फारसी प्रथाएं भी लागू की। सिजदा का मतलब क्या होता है? घुटने पर बैठना, और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना। मतलब इन जैसा भी प्रथा इसने स्टार्ट किया था बलबन ने। कभी यह भी पूछ सकता है कि सिजदा और पैबोस का जो परंपरा है किसने शुरू किया? तो आप कहेंगे बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था? तो आप कहेंगे बलबन। अब देखिए, बलबन का मानना था कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने बोला? तो आप कहेंगे जियाउद्दीन बर्नी ने। अब देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ना मध्यकाल का एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार था। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी जो था, इसका एक बुक था तारीख़ फिरोज शाही, मतलब इसी ने लिखा था। मतलब आप देखेंगे कि बर्नी ने बलबन के कठोर न्याय और उसके राज दरबार के भारी अनुशासन की मतलब ना बड़े पैमाने पर प्रशंसा किया था। मतलब वह बलबन के मतलब जो कठोर जो नीतियाँ मतलब बनाया था या जो चला रहा था, उसका यह प्रशंसक था। नेक्स्ट, तुगरिल खान ने विद्रोह किया किसके समय? तो कहेंगे आप बलबन के समय। अब देखिए, तुगरिल खान ना बंगाल का सूबेदार था और बलबन के खौफनाक शासनकाल में यह एकमात्र बड़ा विद्रोह था, याद रखिएगा। बाद में ऐसे इसे कुचल दिया गया था। अब हम देखेंगे खिलजी वंश। अब देखिए, खिलजी वंश में कितने शासक हुए? देखिए, आप डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्रम याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्रम याद रखेंगे, क्रम मिलाने के लिए पूछता है। नेक्स्ट, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप कहेंगे जलालुद्दीन खिलजी, है ना।
अब देखिए 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स जो था उसकी हत्या करके यह जलालुद्दीन खिलजी, मतलब एक प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना की थी। एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि यह एक उदार शासक था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के सापेक्ष यदि आप तुलना करेंगे तो। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो आप कहेंगे जफर खां। जफर खां, अब देखिए जफर खां अलाउद्दीन का सबसे बहादुर सेनापति था, जिससे अपने युग का रुस्तम कहा जाता था। यह भी पूछ सकता है कि किस मतलब अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति को अपने युग का रुस्तम कहा जाता है? तो आप कहेंगे जफर खां को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने बोला था? मतलब इस कथन को दे देगा और 3-4 इतिहासकार का नाम दे देगा, आपको चुनना होगा। तो यह शब्द था A.L. श्रीवास्तव का, ठीक ना। अब देखिए इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अलाउद्दीन ने राजनीति में उलमाओं का जो दखल था ना उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था, इसीलिए यह लाइन उनके लिए बोला था इसने। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, तो रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था? तो आप कहेंगे राणा रतन सिंह नाम था। मतलब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन चित्तौर पर एक प्रकार से आक्रमण किया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था पद्मावत। पद्मावत के अनुसार यह आक्रमण रानी पद्मावती की सुंदरता से आकर्षित होकर किया गया था, ठीक ना। मतलब उसके बाद क्या किया गया कि वहाँ की जो महिलाएं थी जौहर करके अपना प्राण त्याग दी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौर का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था, याद रखिएगा। देखिए देवगिरी कहाँ है? देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए देवगिरी पर यादव वंश के राजा रामचंद्र देव था। ये किस वंश से थे? तो यादव वंश से, याद रखिएगा। मतलब अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा था। बाद में अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी थी। आपसे यह पूछ भी सकता है कि अलाउद्दीन ने किसको रायन की उपाधि दी? तो आप कहेंगे रामचंद्र देव को। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए खालिसा भूमि कैसा भूमि होता था इसको भी समझ लीजिए। खालिसा भूमि वह जमीन होती थी जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, मतलब केंद्र सरकार आप भी बोल सकते हैं या सुल्तान भी बोल सकते हैं। मतलब अलाउद्दीन ने अमीरों को दान और इनाम में दी गई सारी जमीनें छीन ली और उसे खालिसा में बदल दिया। क्यों? ताकि सुल्तान की इनकम या आय बढ़ सके। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चंस भी बार बार आता है। मतलब अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने जमीनों की सही पैमाइश करवाई और इसने किसानों पर जो मतलब एक प्रकार से जो टैक्स था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी किसने? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए अपनी विशाल सेना को कम वेतन में पालने के लिए अलाउद्दीन क्या किया? बाजार नियंत्रण नीति मतलब मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी, ठीक ना। इसके तहत राशनिंग व्यवस्था शुरू की गई और हर चीज का दाम फिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन से किसने खलीफा का शक्ति का विरोध किया? आपको ऑप्शन दे देगा कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी खुद को निरंकुश मानता था और उसने शासन चलाने के लिए खलीफा से कोई परमिशन नहीं मांगी। आप देखेंगे कि इसने खुद अपने को सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर लिया था, मतलब दूसरा सिकंदर। आपसे पूछ भी सकता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब दूसरा सिकंदर। नेक्स्ट, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और क्या बोलते हैं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा?
तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया, मतलब कौन ऐसा शासक था जो जिसने राजत्व प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। आप देखेंगे कि बर्नी क्या था, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, और अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त होकर राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया था, इसीलिए यह शब्द उसने बोला था। नेक्स्ट, तुगलक वंश और लोदी वंश हम लोग देखेंगे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन किया गया था, तो आप कहेंगे नालंदा में, है ना। देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने 1586 में कश्मीर को जीता और फिर वहाँ के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में भेज दिया था। अब जब बिहार में भेज दिया तो इसकी मृत्यु के बाद इन्हें बिहार के नालंदा जिले में ही दफना दिया गया, याद रखिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में मरा और बिहार में ला दिया गया, बल्कि जीत के इसे बिहार में भेज दिया गया था और यहीं पर मरा और यहीं पर इसे दफन कर दिया गया। नेक्स्ट, कौन ऐसा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो आप कहेंगे फिरोज तुगलक, याद रखिएगा। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने मतलब पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोक कल्याण के बहुत सारा कार्य किया था। मतलब इसने बेरोजगारों की मदद के लिए दीवाने रोजगार नामक एक विशेष रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। आपसे आप पूछ सकता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने दीवाने रोजगार नामक एक विशेष रोजगार दफ्तर की स्थापना की, तो आप कहेंगे फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज तुगलक, यह आप बखूबी जानते होंगे। अब देखिए, एक चीज़ समझिए, फिरोज तुगलक का ना दासों को बहुत ज़्यादा शौक था। आप देखेंगे कि फिरोज तुगलक के दरबार में लगभग 1,80,000 गुलाम था, ऐसा माना जाता है। मतलब इन दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक विभाग बना दिया गया था। उस विभाग का नाम क्या था, दीवाने बंदगान, याद रखिएगा। मतलब दासों को देखभाल के लिए जिस विभाग को बनाया था उसका नाम था दीवाने बंदगान। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। मतलब दिल्ली के वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था, तो वह कौन था, वह था फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत में 5 और भी बहुत सारे छोटे छोटे नहरों का ना जाल बिछा दिया था। इनमें यमुना नदी से हिसार तक जाने वाला नहर जो था वह सबसे प्रमुख था। एक बार फिर सुन लीजिए कि इसमें यमुना नदी से हिसार तक जाने वाली एक नहर थी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे मतलब किसके खर्च के द्वारा वहन किए जाते थे, तो आप कहेंगे काश्तकारों, है ना, काश्तकारों, याद रखिएगा। अब देखिए, काश्तकारों का क्या अर्थ होता है, इसको समझिए। काश्तकारों का अर्थ होता है किसान। मतलब नहरों के निर्माण और उसके मेंटेनेंस का खर्च किसानों द्वारा लिए गया टैक्स से पूरा किया जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, तो आप कहेंगे निकोलो डी कोंटी। अब देखिए, निकोलो डी कंटी कहाँ का था, तो इटली का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी और यात्री था, ठीक ना। आप देखेंगे कि यह 1420 में संगम वंश के राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की भव्यता देखने आया था। मतलब विजयनगर साम्राज्य में आया था यह। आपसे यह भी पूछ सकता है कि किस शासक के काल में आया था, तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर में उस समय देवराय प्रथम शासक था। मतलब देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी कोंटी आया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गोरी, शेर शाह सूरी ने में से कौन ऐसा सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, तो आप कहेंगे फिरोज तुगलक। अब देखिए, फिरोज तुगलक को ना बागवानी मतलब गार्डनिंग का ना बहुत ज़्यादा शौक था। आप देखेंगे फलों की गुणवत्ता सुधारने और उसके उत्पादन को मतलब बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 से ज़्यादा नया फलों के बाग लगवाया था। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, तो आप कहेंगे दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था।
अब देखिएगा कि गरीब और जो बेचारे असहाय लोग रहते थे ना, उनको मुफ्त इलाज के लिए फिरोज तुगलक ने दारुल सफ़ा नाम का एक सरकारी खैराती, जिसको खैराती अस्पताल मतलब फ्री में मतलब इलाज के लिए बनवाया था। मतलब यहाँ पर देखेंगे ना कि मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त इलाज करवाया जाता था या किया जाता था। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो आप कहेंगे सैयद वंश, याद रखिएगा। अब देखिए तैमूर कब आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में, मतलब जो तैमूर लंग था वो दिल्ली पर आक्रमण किया था, जिससे तुगलक वंश पूरी तरीके से बिखर गया। और तैमूर जब वापस गया तो उसका एक प्रतिनिधि था खिल्जी खां, उसने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश की स्थापना की। आपसे पूछेगा कि सैयद वंश की जो स्थापना की खिल्जी खां, वो किसका प्रतिनिधि था? तो आप कहेंगे वो तैमूर का था। जो तैमूर 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसी का यह प्रतिनिधि था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आप कहेंगे सिकंदर लोदी। अब देखिए लोदी वंश का सबसे प्रभावी और प्रतापी शासक था सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में, याद रखिएगा कब? 1504 ईस्वी में अब देखेंगे आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रमुख शासक। देखिए इसमें आपको शासक और डेट नहीं याद करना है, बस आप क्रम याद रखिएगा कि कौन सा शासक पहले हुए उसके बाद कौन सा हुआ। हाँ, तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक मोहम्मद शाह। इस तरीके याद रख सकते हैं, नहीं तो एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्रम याद रहेगा, है ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह। सैयद वंश का पहला शासक खिल्जी खां और अंतिम शासक आप मतलब देख सकते हैं, है ना, अलाउद्दीन आलम शाह। फिर लोदी वंश का पहला शासक बहलोल लोदी और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसी तरीके से याद करना है, ऐसा नहीं है कि फिर इसका डेट कब से कब तक शासन किया, इतना नहीं याद करना है, क्रम सिर्फ याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा। देखिए एक चीज समझिए, 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। मतलब इसने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। कौन? हरिहर और बुक्का अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश का ही नाम रख दिया संगम वंश। और विजयनगर का अर्थ ही होता है जीत का शहर, याद रखिएगा। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। नेक्स्ट, विजयनगर वह पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। मतलब विजयनगर का कौन ऐसा शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया? तो आप कहेंगे हरिहर द्वितीय ने। अब देखिए हरिहर द्वितीय संगम वंश का एक बेहतरीन शासक था, मतलब पराक्रमी शासक था। आप देखेंगे इसने अपने जो इसका पड़ोसी जो दुश्मन था, मतलब जो बहमनी सुल्तान, उसको हरा दिया। और उसके बाद गोवा के साथ साथ एक बेलगांव जगह था, उस मतलब बंदरगाह, मतलब उसको भी उसने छीन लिया, ठीक ना। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा था, याद रखिएगा। अब देखिए गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के संस्थापक था कौन? कुली कुतुब शाह, याद रखिएगा। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। और महान शासक कृष्णदेव राय के बीच इसी के साथ युद्ध हुआ, कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय। अब देखिए, अब देखेंगे विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, इससे भी क्वेश्चन आता है। आपसे पूछेगा कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? देखिए यहाँ पे यात्री, यहाँ पे शासक नहीं होना चाहिए, शासक यहाँ होना चाहिए, याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देश होना चाहिए था शासक की जगह पे। देखिए पूछेगा आपको कि निकोलो कोंटी किस देश का था? तो आप कहेंगे इटली का था यात्री। निकोलो कोंटी किस शासक के काल में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में आया था। अब्दुल रज्जाक किस देश का था? तो आप कहेंगे फारस से आया था। किस शासक के काल में आया था? तो आप कहेंगे देवराय द्वितीय के शासन काल में।
डोमिंगो पायस कहाँ का था? तो पुर्तगाल से संबंध रखता था। किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा कहाँ किस देश से संबंध रखता था? तो पुर्तगाल से। और किस राजा के शासनकाल में इंडिया आया था? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। याद रखिएगा। नूनिस कहाँ का था? तो नूनिस पुर्तगाल का था। देखिए एक जगह लिख दिया है बट इसको आप समझिएगा। नूनिस यात्री था, पुर्तगाल देश है, और यह अच्युत राय यहाँ होना चाहिए था, है ना। गलती से मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। देखिए नूनिस पुर्तगाल से संबंध रखता था और किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, मतलब ये याद रखना है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय। अब देखिए कृष्णदेव राय किस वंश से मतलब ताल्लुक रखता था? तो याद रखिएगा, तुलु वंश के कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। याद रखिएगा, मतलब एक चीज आप ध्यान रखिए कि स्वयं मुगल बादशाह मतलब बाबर ने भी अपनी आत्मकथा, उस जिसकी बाबरनामा थी उसकी आत्मकथा, उसने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था कृष्णदेव राय को। आपसे पूछेगा कि बाबर ने किस हिंदू राजा का, चाहे किस मतलब विजयनगर साम्राज्य के राजा का नाम मतलब अपने बाबरनामा ग्रंथ में लिखा था? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय का। मतलब उसने अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय का जिक्र किया है। नेक्स्ट, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो आप कहेंगे तालिकाटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। देखिए 1565 ईस्वी में मतलब यह भयंकर युद्ध हुआ था। मतलब तालिकोटा के युद्ध को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कभी कभी राजसी तंगरी या बनी हट्टी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आप कहेंगे भू राजस्व। अब देखिए किसी भी विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो विजयनगर की आय का सबसे मुख्य स्रोत भू राजस्व था। याद रखिएगा। अब देखिए इस काल में मतलब जब विजयनगर के शासन के काल में भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था, और आमतौर पर जो यह भू राजस्व था मतलब जो शिष्ट था वह 1/6 था। याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि 1/6 था। नेक्स्ट, किस मशहूर राजा ने नागलपुर नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय। याद रखिएगा। अब देखिए कृष्णदेव राय मतलब एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान निर्माता भी था। याद रखिएगा, मतलब इन्होंने अपनी माता नांगला देवी की याद में विजयनगर के पास नांगलपुरम नामक नगर भी एक प्रकार से बसाया था, मतलब बसाए थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो आप कहेंगे हम्पी में मिलता है। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। कहाँ था यह कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। याद रखिएगा, पूछेगा कि किस नदी के किनारे पे था? तो आप कहेंगे कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे था। आज भी आप देखेंगे कि हम्पी के खंडहर उस महान साम्राज्य की वास्तुकला का एक प्रकार से कहानी सुनाता है। मतलब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, तुल्कप्पियम का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे द्वितीय संगम काल से। याद रखिएगा इसको। देखिए तुल्कप्पियम प्राचीन तमिल व्याकरण का एक बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब तुल्कप्पियम का रचना किसने किया था? तो इसकी रचना तुल्कप्पियर ने की थी। मतलब द्वितीय संगम काल के दौरान इसकी रचना हुई थी। इसका याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक की। तो देखिए यह भी एग्जाम में आता है कि बीजापुर मतलब राज्य और ये वंश और संस्थापक और कब हुआ था? याद रखिएगा। तो देखिए बीजापुर में किस वंश का शासक था? तो आदिल शाही वंश का। और आदिल शाही वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? यूसुफ आदिल शाह। अब यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना कब किया था? तो 1490 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। अहमदनगर में किस वंश का शासक था? तो निजाम शाही वंश का। अब निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। और निजाम शाही वंश का स्थापना मलिक अहमद ने कब किया? 1490 ईस्वी में। बरार, अब देखिए बरार में कौन सा वंश था? तो इमाद शाही वंश से। अब देखिए
अब आप पूछेगा कि इमाद शाही वंश का स्थापना कौन किया था, तो फतहुल्लाह इमाद शाह ने। और फतहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना कब किया था, 1490 ईस्वी में। देखिए यह वाला यहाँ आना चाहिए था और यह वाला यहाँ आना चाहिए था, गलती से इधर बुक्स वाले जो प्रिंट किए होंगे तो इधर हो गया है। नेक्स्ट, गोलकुंडा में किस वंश का मतलब शासन था, तो कुतुबशाही वंश का। अब पूछेगा कि कुतुबशाही वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कुली कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह ने कुतुबशाही वंश की स्थापना कब किया था, 512 ईस्वी में। बिदर में कौन सा वंश का शासन था, तो आप कहेंगे बरीद शाही। यह यहाँ आना चाहिए था और यह वाला यहाँ आना चाहिए था। तो आपसे पूछेगा कि बरीद शाही वंश का संस्थापक कौन था, तो अमीर अली बरीद था। और अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना कब किया, 1528 ईस्वी में किया। अब हम लोग समझेंगे प्रांत और उनके प्रांतपतियों की उपाधियाँ। आपसे पूछेगा, कुछ प्रांत का नाम देगा और पूछेगा इस प्रांत के जो प्रांतपति थे इनकी उपाधियाँ क्या थी। जैसे दौलताबाद जो प्रांत था तो इसके प्रांतपति की उपाधि क्या थी, तो आप कहेंगे मसनद-ए आली। बरार एक प्रांत था, इसके प्रांतपति की उपाधि क्या था, मजलिस-ए आली। बीदर एक प्रांत था, इसके प्रांतपति को क्या कहा जाता था, आजम-ए-हुमायूं। याद रखना है इसको। गुलबर्गा के प्रांतपति को क्या कहा जाता था, मलिक नायब। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संबंध में। चलिए देखते हैं, कुछ शब्द होगा मतलब और उसका मतलब क्या है, मतलब ये समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए, सल्तनत कालीन प्रमुख कर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जजिया क्या था आपसे पूछेगा, तो आप कहेंगे गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। आपसे पूछेगा कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाले कर को क्या बोलते थे, तो जजिया। जकात क्या था, तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर, याद रखिएगा। खुम्स क्या था, तो युद्ध में लूट से प्राप्त धन। आपसे पूछेगा कि युद्ध में लूट से प्राप्त धन को किस नाम से मतलब जाना जाता था, तो आप कहेंगे खुम्स। आपसे पूछेगा खराज क्या है, तो आप कहेंगे प्रारंभ में गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा उस्र क्या है, तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उसके संस्थापक के बारे में। अब देखिए, दीवाने अर्ज का संबंध किस विभाग से था, तो आप कहेंगे सैन्य विभाग से। आपसे पूछेगा कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे बलबन। दीवाने रियासत का संबंध किस विभाग से था, तो कहेंगे बाजार नियंत्रण से। आपसे पूछेगा कि दीवाने रियासत का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने वक्फ का संबंध किससे था, तो आप कहेंगे व्यय विभाग से। दीवाने वक्फ की स्थापना किसने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी। अब दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था, तो आप कहेंगे वित्त विभाग से। अब दीवाने मुस्तखराज का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे ही याद रखेंगे आप। दीवाने अमीर कोही का संबंध किससे था, तो आप कहेंगे कृषि विभाग। दीवाने अमीर कोही का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दीवाने बंदगान का संबंध किस विभाग से था, तो दासों के देखभाल से। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब नेक्स्ट, दारुल सफ़ा का संबंध किस विभाग से था, तो आप कहेंगे एक खैराती अस्पताल से। दारुल सफ़ा का स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक का संबंध किस विभाग से था, तो आप कहेंगे पेंशन विभाग। दीवाने इस्तिहाक का स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था, मतलब कुछ नाम किसको क्या कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। एक सरखेल बराबर क्या होता था, तो 10 घुड़सवारों की टुकड़ी के प्रमुख को एक सरखेल कहा जाता था। एक सिपह सलार मतलब 10 सरखेलों का प्रमुख, याद रखिएगा। एक अमीर बराबर 10 सिपह सलारों का प्रमुख। एक मलिक बराबर 10 अमीरों का प्रमुख। एक खान बराबर 10 मालिकों का प्रमुख। एक सुल्तान बराबर खानों का प्रमुख, मतलब सर्वोच्च सेनापति। आप 1-2 बार रीड करिएगा, एग्जाम में आएगा तो ध्यान आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था सैन्य विभाग से, याद रखिएगा। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में इस मतलब जो विभाग था, मतलब
दीवाने अर्ज, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज का स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। क्यों? ताकि मंगोल आक्रमण का जो उस समय मतलब होते रहता था उसका मजबूती से उसका मतलब सामना किया जा सके, ठीक ना। और जो दीवाने अर्ज था इसके सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? आरिजे मुमालिक, याद रखिएगा, आरिजे मुमालिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं कौन कौन? आपको दे देगा ऑप्शन में, तो आप देख लेंगे, खराज, हुस और मुक्तई, याद रखिएगा। अब देखिए सल्तनत काल में जो खराज था ना, खराज गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था, याद रखिएगा। अब उस्र क्या था? तो देखिए उस्र मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, याद रखिएगा। मुक्तई क्या था? तो देखिए मुक्तई भी एक लगान निर्धारण की ना एक मिश्रित प्रणाली थी, मतलब यह भी एक प्रकार का टैक्स ही था। अब नेक्स्ट, जवाबित का संबंध किससे था? तो आप कहेंगे राज्य कानून से था, ठीक ना। अब देखिए जवाबित का अर्थ क्या होता है हम इससे पहले समझेंगे, ठीक ना। देखिए जवाबित का अर्थ धर्मनिरपेक्ष कानून से है, मतलब जिन्हें सुल्तान खुद अपनी जनता और प्रशासन के लिए बनाता था। मतलब एक कानून शरीयत से अलग होता था। इसका क्या उद्देश्य होता था? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के टाका और ससगनी किस धातु के बने होते थे? तो आप कहेंगे चांदी। अब एक चीज़ यहाँ समझिए कि इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने ही सबसे पहले चांदी का टका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल चलाया था। बाद में देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ससगनी नामक मतलब एक प्रकार से सिक्का चलाया था। आपसे पूछेगा कि ससगनी सिक्का किसने चलाया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। यह भी चांदी का होता था, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य के बारे में। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ कब हुआ? तो आप कहेंगे 12वीं सदी में। इसको आप ध्यान रखिए, है ना। अब देखिए आप इसको मैं आपको समझाता हूँ कि भारत में कागज का प्रचलन तुर्कों के आगमन के समय शुरू हुआ था। तुर्कों के आगमन के समय कब? 12वीं सदी में, याद रखिएगा। इससे पहले भारत में लिखने के लिए आप कहेंगे किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? तो इससे पहले भारत में आप देखेंगे मुख्य रूप से भोजपत्र या तारपत्र का इस्तेमाल होता था, ठीक ना, लिखने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में कुछ इमारतें और उसका निर्माण करता कौन बनाया? तो देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नासरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी किसने बनाया था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने बनाया, याद रखिएगा। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद का निर्माण किसने किया था? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। अब देखिए यहाँ नोट करके लिखा हुआ है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ कराया गया था, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था। मतलब निर्माण हो ही रहा था तो बेचारे कुतुबुद्दीन ऐबक ऊपर चले गए थे, तो बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। नेक्स्ट, संपन्नता से षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह कहा था किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। आपको यह कथन दे देगा और कहेगा कि किसने कहा था, तो आप याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। मतलब जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार था, मतलब प्रसिद्ध इतिहासकार। उसने यह बात अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण और कठोर नीतियों के संदर्भ में कही थी। मतलब इसका मानना था कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने से वे बगावत करने लगते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। मतलब जियाउद्दीन बर्नी का मानना था कि लोगों के पास यदि भाई ज़्यादा पैसा हो जाएगा ना तो बगावत करते थे, इसीलिए दरिद्रता और अस्थायित्व और शांति की गारंटी होती थी। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मतलब अलाई दरवाज़ा कहाँ था? तो दिल्ली में था, याद रखिएगा। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक ना। अब नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जमा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है दक्षिणी, याद रखिएगा।
फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है दक्षिणी, याद रखिएगा। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, मुगल सम्राट अकबर ने अपनी ऐतिहासिक गुजरात विजय के बाद, मतलब जो गुजरात विजय किया उसके याद में आप देखेंगे आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मतलब यह विशाल और भव्य दरवाजा वहाँ एक स्थित था, जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, तबकात नासरी के लेखक कौन था? तो आप कहेंगे मिन्हाज उस सिराज, ध्यान रखिएगा। मतलब तबकात नासरी मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। मतलब इसके लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा मिन्हाज उस सिराज, ठीक ना। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। देखिए बिहार पर जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था उसका पहला विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे तबकाते नासरी से, ठीक ना। अब देखिए बिहार पर बख्तियार खिलजी जो आक्रमण किया था और जो नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था, इसके सबसे पहला और सटीक जानकारी इसी ऐतिहासिक पुस्तक से मिलता है। किस पुस्तक से? तबकाते नासरी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे रेहला, ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक ना। देखिएगा कि इसने अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत के पूरा एक प्रकार से रोमांचक जो वृत्तांत था ना, उसको अरबी भाषा, मतलब रेहला अरबी भाषा में लिखा गया था। तो रेहला नामक पुस्तक में इसने लिखा था। आपसे पूछ भी सकता है कि रेहला में किसने मतलब अपने मतलब यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है? तो आप कहेंगे इब्न बतूता ने। चाहे रेहला पुस्तक किससे संबंधित था? तो इब्न बतूता से। नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन हसन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अलाउद्दीन हसन 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हसन गंगू, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि हसन गंगू के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलाउद्दीन हसन को। तो देखिए 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मतलब आप देखेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य का एक प्रकार से मजबूत नींव रखा था और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्गा में, याद रखिएगा। कहाँ? गुलबर्गा में। अब नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो आप कहेंगे गांव के सरपंच के लिए। मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी शब्द गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल होता था। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि गांव का जो मुखिया होता था ना या सरपंच, उसको सम्मानजनक रूप में मुकद्दम, चौधरी या खूत कहा जाता था, ठीक ना। इनका मुख्य काम क्या था भाई? तो गाँव में लगान वसूलने में मदद करना था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, फुतुहात आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वरदास नागर द्वारा, याद रखिएगा। देखिए ईश्वरदास नागर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। यह पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास को जानने का ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, याद रखिएगा। एक बार और जान लीजिए कि औरंगजेब के शासनकाल के इतिहास को जानने का ना यह महत्वपूर्ण सोर्स है। कौन? फुतुहात आलमगीरी। और इसका लेखक कौन था? तो ईश्वरदास नागर, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। देखिए आपसे पूछेगा किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद का मतलब राइटर कौन था? तो आप कहेंगे अलबरूनी। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी, याद रखिएगा। तबकात नासरी किसने लिखा था? तो मिन्हाज उस सिराज ने। तारीख़ फिरोजशाही का राइटर कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी। रेहला का राइटर कौन था? तो इब्न बतूता। किताब उल यामनी किसने लिखा था? तो उतबी ने। ख्वाइजन उल फुतूह या तुगलकनामा का राइटर कौन था? तो अमीर खुसरो, याद रखिएगा। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखा था? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। फवायद उल फवाद का लेखक कौन था? तो अमीर हसन अल सिराजी। हकाइके ए हिंदी का राइटर कौन था? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। श्री कृष्ण विजय का राइटर कौन थे? तो मालधर बसु। मतलब किताब, पुस्तक और उसके लेखक का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस में आता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के संदर्भ में। चलिए देखते हैं इसे भी।
पहला फैक्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या, मतलब सभी भक्ति संतों के मध्य एक क्या समान विशेषता थी, तो एक समान विशेषता थी, अपने वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। मतलब यह एक प्रकार से सभी मतलब जो सूफी संत था ना, उनकी विशेषता थी। मतलब भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता का मुख्य कारण भी यही था कि संत जो थे वो कठिन संस्कृत की बजाय आम बोलचाल की क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी, अवधी, मराठी, बंगाली का प्रयोग किया, है ना। अब नेक्स्ट, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक से। मतलब गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, ठीक ना। मतलब दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं थे। मतलब सुल्तान के आदेश के बावजूद इन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया और इन्होंने बोला था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। यह पूछ सकता है कि किस सूफी संत ने यह बोला था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, तो यह निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। और किसके संदर्भ में बोले थे, तो गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो आप कहेंगे सुहरावर्दी संप्रदाय से। देखिए, सूफी धर्म में सुहरावर्दी सिलसिला चिश्ती सिलसिले के विपरीत, बिल्कुल विपरीत विचारधारा का था। मतलब देखिए, इसको तुलना ऐसे समझिए कि चिश्ती संत जहाँ गरीबी का जीवन जीते थे, वहीं सुहरावर्दी जो संत थे वो शान शौकत से जीवन जीते थे और राजनीति में भी हिस्सा लेते थे। एक संत थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, इसने मुल्तान और सिंध क्षेत्र में ना इसको एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक के संदर्भ में। देखिए, आपसे पूछता है प्रश्न में कि कौन सा संप्रदाय का कौन संस्थापक था, तो चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे अबू इसहाक शमी। सुहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक शेख साहबुद्दीन सुहरावर्दी, याद रखिएगा। कादरी संप्रदाय का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी संप्रदाय का संस्थापक शेख अब्दुल्ला सतारी। नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंद, याद रखिएगा इसको। अब देखिए, आप सूफी संत और उनकी उपाधियां, इसको देखेंगे कि किस सूफी संत को कौन सा उपाधि था, यह भी पूछता है। आपसे पूछेगा कि कुतुब उल अख्ताब किस सूफी संत की उपाधि थी, तो आप कहेंगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपसे पूछेगा सुल्तान उद तारकीन किस सूफी संत की उपाधि थी, तो शेख हमीद उद्दीन नगौरी की। आपसे पूछेगा महमूद इलाही या सुल्तान उल औलिया किस सूफी संत की उपाधि थी, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की। आईने हिंद किस सूफी संत की उपाधि थी, तो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी का। चिराग देहलवी किस सूफी संत की उपाधि थी, तो शेख नासरुद्दीन महमूद की। शेखुल हिंद किस सूफी संत की उपाधि थी, तो शेख सलीम चिश्ती। पीराना ए पेर महबूब ए सुभानी किसकी उपाधि थी, तो आप कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी की। मुजहिद्दीन आलिफ सानी उपाधि किस सूफी संत की थी, तो शेख अहमद सरहिंदी की, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट, 12 मासा की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, याद रखिएगा। अब देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ना एक महान सूफी कवि थे। आप देखेंगे कि इसने अवध भाषा में मतलब विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत लिखा था। कौन, मतलब मलिक मोहम्मद मतलब जो जायसी थे वो पद्मावत ग्रंथ भी लिखे थे। और 12 मासा जो है इसी पद्मावत ग्रंथ का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है, याद रखिएगा। मतलब इसमें रानी नागमती के वियोग का 12 महीने के मौसम के अनुसार वर्णन किया गया है। इसको 12 मासा क्यों कहा जाता है, इसको समझिए। 12 मासा जो मतलब जो है ग्रंथ है, यह पद्मावत का ही एक हिस्सा है। इसमें रानी नागमती के वियोग, मतलब नागमती जो रानी थी वो वियोग में 12 महीने मतलब अपने मतलब 12 महीने रही थी, तो उसी को 12 महीने के मौसम अनुसार इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए इस ग्रंथ का इसका नाम 12 मासा कर दिया गया। नेक्स्ट, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। कहाँ, तो उत्तर भारत में। मतलब नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। मतलब भक्ति आंदोलन की शुरुआत वैसे तो दक्षिण भारत में हुआ। आप देखेंगे कि अलवार और नैनार
अलवार और नैनार संत के बारे में आप जरूर जानते होंगे। लेकिन उत्तर भारत में भक्ति और अध्यात्म का माहौल तैयार करने का जो शुरुआती श्रेय है किनको जाता है? नागपंथियों को, जैसे गुरु गोरखनाथ या सिद्धों और योगियों को जाता है। मतलब आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन कर्मकांडों का विरोध करते थे। अब सही मिलान आप मतलब एग्जाम में पूछेगा कि निर्गुण सामने मिलाने वाला, तो जब आपको याद रहेगा तो आप बना लेंगे। अब देखिए निर्गुण का मतलब क्या होता है? तो किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे। अब निर्गुण और सगुण का मतलब आप समझिए। देखिए भक्ति आंदोलन ना दो शाखाओं में बटा था। एक सगुण, याद रखिएगा, एक सगुण और दूसरा निर्गुण जो लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए सगुण क्या था? तो सगुण था जो ना भगवान को मूर्ति के रूप में पूजा करते थे, ठीक ना। और निर्गुण शाखा के जो संत होते थे ना वो ईश्वर को निराकार मानते थे और वे मूर्ति पूजा और दिखावा जो होता था ना उसके खिलाफ थे। तो मतलब यहाँ दिखावा न लिखकर घृणा शब्द का प्रयोग कर दिया है, बट यहाँ कड़ा विरोध होना चाहिए था। कड़ा विरोध शब्द अच्छा लगता है, यहाँ पे कड़ा विरोध मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जो क्वेश्चन सेट किए होंगे उनको दिमाग में जो आया लिख दिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि निर्गुण और सगुण भगवान को मूर्ति रूप में पूजा करते थे, निर्गुण निराकार रूप में मानते थे। निर्गुण जैसे कबीरदास हो गए, गुरु नानक दास। अब हम लोग बात करेंगे मुगल वंश के संदर्भ में। चलिए देखते हैं मुगल वंश में बाबर। अब देखिए बाबर के प्रमुख युद्ध यह भी पूछता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को, याद रखिएगा। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। इसमें बाबर जीत गया था, मतलब विजेता साबित हुआ था। नेक्स्ट युद्ध खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को, याद रखिएगा। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर जीता था। पूछता है कि किसके बीच में खानवा का युद्ध हुआ था या कब हुआ था? तो 1527 में, याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में, डेट नहीं भी याद करेंगे बट वर्ष याद रहना चाहिए। 1528 में चंदेरी के युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर जीता था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में महमूद लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर जीता था। इस चारों युद्ध को मतलब वर्ष और किसके किसके बीच हुआ था ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो आप कहेंगे उसकी जो सैन्य रणनीति था ना, तुलगुमा, जिसको तुगलगमा पत्ती कहते हैं, उसकी सैन्य रणनीति को ऐसा माना जाता है। अब इसको समझिए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराने के लिए तुलगमा युद्ध नीति क्या है? सेना को कई टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन को घेरना, मतलब इसका सफल प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? यह पूछता है चगताई तुर्की में, ठीक ना, याद रखिएगा। तुजु के बाबरी मतलब स्वयं आप देखेंगे बाबर उस समय मुगल बादशाह था, मतलब स्वयं बाबर द्वारा लिखा गया है, मतलब यह बाबर का आत्मकथा है। तुजु के बाबरी क्या है? बाबर की आत्मकथा है, याद रखिएगा। एक चीज़ आप यहीं पे आप समझ लीजिए कि यदि आपसे पूछे कि मुगलों का राजभाषा क्या था, तो याद रखिएगा फारसी। क्या था? फारसी। चाहे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का राजभाषा क्या था, तो उसका भी फारसी, मतलब दिल्ली सल्तनत का भी राजभाषा फारसी, मुगलों का राजभाषा भी फारसी, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे बाबर। अब देखिए बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का अंत करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। एक चीज और समझिए, बाबर पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज का वंशज था। आपसे पूछ भी सकता है कि बाबर पिता की ओर से किसका वंशज था? तैमूर का वंशज था, और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था, याद रखिएगा। इसीलिए वह जन्म से ही मतलब ना अपने मतलब माँ का वंश और पिता के वंश से ना एक प्रकार से क्रूर योद्धा के रूप में मतलब उसका जेनेटिक गुण वैसा ही था। नेक्स्ट, भारत में बाबर के आक्रमण का कारण क्या था? तो देखिए भारत में बाबर के आगमन के कारण तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को शामिल किया गया। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आंसर तय करिएगा, इसका थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप मतलब तय करेंगे, है ना।
अब देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। बाबर के भारत आने से यहाँ तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, मतलब मुगल वंश की स्थापना हुई, याद रखिएगा। मतलब युद्ध के मैदानों में पहली बार देखेंगे आप तोपखाना, बारूद या आग्नेयास्त्रों का मतलब बड़े पैमाने पर व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल बाबर ने ही भारत में शुरू किया था। मतलब इस लाइन को यदि बेहतर तरीके से हम करें मतलब इसको, तो इसका मतलब यही है कि युद्ध के मैदान में पहली बार तोपखाने, बारूद और आग्नेयास्त्रों का बड़े पैमाने पर व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल भारत में बाबर ने ही शुरू किया था। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे हुमायूं और शेरशाह। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हुमायूं द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित है। अब देखिए आपसे मिलाने के लिए पूछ सकता है कि मतलब कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, पहला युद्ध लड़ा गया था देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1532 में, याद रखिएगा। उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा गया था। यह कब लड़ा गया था? तो 1539 में। फिर कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में, याद रखिएगा। फिर लड़ा गया था सरहिंद का युद्ध। यह कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में। मतलब युद्ध का क्रम याद रखना है, डेट भले ही याद न रहे बट क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट, अब हुमायूं के प्रमुख युद्ध, मतलब कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ और कौन जीता, याद रखिएगा। देखिए चौसा का युद्ध 1539 में, 26 जून 1539 को हुआ था। किसके किसके बीच में चौसा का युद्ध हुआ था? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच। और इसमें जीता कौन था? तो शेर खां। बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, कब हुआ था? 17 मई 1540 को। किसके किसके बीच में? शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें भी शेर खां जीते थे। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने। अब इसको आप ऐसे समझिए कि बिहार का जो मतलब शेरशाह था ना, मतलब बिहार का शेर शेरशाह सूरी, कह सकता है कि बिहार का शेर किसे कहा जाता था? तो शेरशाह सूरी को। इसका वास्तविक नाम फरीद खान भी था। मतलब आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछेगा कि हजरत आला उपाधि कब धारण की? तो बंगाल का एक शासक था नुसरत शाह, उसको हराने के बाद यह हजरत आला की उपाधि धारण की थी। कौन? शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। बाद में 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं को बुरी तरह हराने के बाद शेरशाह और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मतलब बाद में आप देखेंगे 1939 में जब चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित करके सुल्तान और मतलब क्या सुल्तान की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा, ठीक ना। हमने दोनों समझा दिया। नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो आप कहेंगे 1532 ईस्वी में। अब देखिए, अब इसको वैसे समझिए, चुनार का एक किला ना उत्तर प्रदेश में है, मतलब वर्तमान में, याद रखिएगा। उस समय पूर्वी भारत का ना इसको प्रवेश द्वार माना जाता था। चुनार दुर्ग वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह एक ऐतिहासिक किला था और उस समय आप देखेंगे चुनार का दुर्ग पूर्वी भारत का एक प्रकार से प्रवेश द्वार, मतलब प्रवेश करने का रास्ता माना जाता था, ठीक ना। और इस पर किसका कब्जा था? एक उस समय अफगान सरदार था शेर खान, मतलब शेरशाह। शेरशाह का एक प्रकार से इस पर मजबूत कब्जा था, याद रखिएगा। लेकिन हुमायूं ने 1532 ईस्वी में यहाँ पर मतलब ना एक घेरा डाल के और शेर खान को एक प्रकार से अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। नेक्स्ट, शाही बेगम, हाजी बेगम और मुमताज महल बेगम और नूरी निशा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? मतलब आपको दे देगा कि इन चारों में से किसने अपने पति के मकबरे का निर्माण करवाया था? आप कहेंगे हाजी बेगम ने, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हाजी बेगम ने अपने मतलब जो पति था मतलब उसके लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो अब हाजी बेगम कौन थी? आपको मतलब ऐसा लगे कि हाजी बेगम थी कौन? तो हुमायूं की एक प्रकार से यह पत्नी थी, ठीक ना। मतलब दिल्ली में अपने पति हुमायूं के मकबरे का शानदार निर्माण करवाया था। मतलब जो यह मतलब निर्माण करवाया था मतलब अपने हस्बैंड के मतलब पति के जो याद में, तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से हुआ था, ठीक ना। लाल पत्थर और संगमरमर से बना था और इसी को आगे चलकर ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। आपसे पूछ सकता है
कि किसके मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि हुमायूं के मकबरे को, ठीक ना। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? हाजी बेगम ने। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सासाराम में। अब देखिए सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, इसको आप 100% याद रखिएगा। मतलब यह जो मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, शेर शाह का जो मकबरा है यह एक झील के बीच में है, ठीक ना। कभी यदि आप सासाराम जाएंगे तो आप देखिएगा कि चारों तरफ झील के बीच में जो यह मकबरा बना हुआ है ना, आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह मकबरा किस आकार में बना हुआ है, तो आप कहेंगे अष्टकोणीय। आपसे पूछेगा कि शेर शाह का मकबरा किस आकार का है, तो अष्टकोणीय, याद रखिएगा। क्या है? 1 मिनट मैं लिख देता हूँ, अष्टकोणीय, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट, किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह। यह क्वेश्चन बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, ठीक ना। तो आप इसको याद रखिएगा, इस्लाम शाह। अगर क्वेश्चंस आएगा अभी तो इसी को टिक करिएगा। इस्लाम शाह ना शेर शाह सूरी का पुत्र था, याद रखिएगा, ठीक ना। अब बात करेंगे अकबर की। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो हकीम खान था, याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए 1576 में आप देखेंगे अकबर और मान सिंह के बीच मतलब यह युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर की ओर से कौन था? मान सिंह। और मेवाड़ की तरफ से कौन था लड़ने वाला? मतलब हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह मुगल और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो मुगल की तरफ से अकबर का सेनापति मान सिंह थे और मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप स्वयं थे। इसको हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 ईस्वी में। उस समय महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो हकीम खान, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो सीधा अकबर को याद रखिएगा। मतलब मुगल सम्राट अकबर ने ही तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। कब? तो 1563 ईस्वी में, ठीक ना। 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था हिंदुओं पर से। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट, शाहजहां जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो आप कहेंगे अकबर, याद रखिएगा। सबसे लंबा समय तक शासक किसने किया? तो अकबर। आप देखेंगे कि अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब अकबर द्वारा किया गया कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे, है ना, कि कब क्या किया था, ये याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? 1562 ईस्वी में, याद रखना है। पर्दा शासन का अंत 1562 ईस्वी में, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक ना, एग्जाम में आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ? 1563 ईस्वी में, यह भी आप याद रखेंगे। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? 1771 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? तो 1575 में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। मजहर की घोषणा कब किया गया था की थी? तो 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में। इन सारों को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो देखिए क्यों लागू की गई थी, तो आप कहेंगे स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मतलब अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की थी। अब देखिए ऐसे समझिए, मनसब का अर्थ क्या होता है, पहले ये भी समझिए कि मनसब का अर्थ क्या होता है। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। मतलब यह व्यवस्था पूरी तरीके से योग्यता पर आधारित थी, जिससे प्रशासन में बहुत अधिक मतलब पारदर्शिता कर लीजिए या स्वच्छता कह लीजिए, मतलब इससे पारदर्शिता आई। नेक्स्ट, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था। वह विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने किस मुगलकालीन
भारत के सम्राट के बारे में यह लिखा था? तो अकबर के बारे में। एक बार और पढ़ते हैं। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने किस मुगल कालीन शासक के बारे में ऐसा लिखा था? तो अकबर के संदर्भ में यह बातें कही थी। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। मतलब आरपी त्रिपाठी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मतलब अकबर की महान कूटनीतिक और इसकी साम्राज्यवादी सोच की प्रशंसा करते हुए यह कथन कहा था। कौन? मतलब इनका नाम क्या था? आरपी त्रिपाठी। याद रखिएगा। मतलब यह दर्शाता है कि अकबर केवल भारत तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि उसकी जो सोच थी वह विश्व सम्राट बनने की थी। इसी संदर्भ में आरपी त्रिपाठी ने अकबर के बारे में बोला था। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आप कहेंगे अकबर की। अब देखिए जब्ती प्रणाली क्या था? तो भू राजस्व वसूलने का यह सबसे वैज्ञानिक और सटीक प्रणाली थी। ठीक ना, जो अकबर के काल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा। ठीक ना। अब देखिए दीन-ए-इलाही कब हुआ था, ये डेट भी इसको याद रखेंगे। हम लोग ऊपर देख लिए बट फिर भी रिपीट करिए कि 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्म, जितने भी धर्म थे, सब की अच्छी बातों को मिलाकर एक दीन-ए-इलाही नामक एक आचार संहिता, मतलब नैतिक धर्म शुरू किया था। इसको अब आचार संहिता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो आप कहेंगे अकबर। याद रखिएगा। आपसे पूछेगा भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो आप कहेंगे अकबर। अब देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब लंदन में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर दिया था, तब उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय अकबर का शासन था। क्यों? क्योंकि अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए उस समय मतलब भारत में शासक अकबर था। नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में मिलाया। याद रखिएगा। अब देखिए 1576 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी को हराकर अकबर ने बंगाल और बिहार को सीधे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आपसे पूछ सकता है कि 1576 में अकबर में किसको हराकर बंगाल और बिहार को मिला लिया? तो आप कहेंगे अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी को हराकर। याद रखिएगा। अब हम लोग जहांगीर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। दो अस्पा सी अस्पा प्रथा शुरू किसने किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। अब देखिए आपसे पूछेगा कि दो अस्पा सी अस्पा की प्रथा किसने शुरू किया? तो आप कहेंगे जहांगीर ने शुरू किया। अब दो अस्पा क्या था? तो दो अस्पा का मतलब क्या होता है? दोगुना घोड़ा। और सी अस्पा का मतलब क्या होता है? तिगुना घोड़ा। मतलब दो अस्पा मतलब दोगुना घोड़ा रखना पड़ता था और सी अस्पा मतलब तिगुना घोड़ा रखना पड़ता था। इससे सेना की ताकत बढ़ी। नेक्स्ट, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया था। याद रखिएगा। मतलब हॉकिंस का पूरा नाम क्या था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। मतलब यह कब जहांगीर के दरबार में आया था? तो 1608 ईस्वी में। याद रखिएगा। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला यह पहला अंग्रेज था। ठीक ना। और इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की, और तुर्की भाषा में जब बात की तो इससे खुश होकर जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और इसको 400 का मनसब भी प्रदान किया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो आप कहेंगे जहांगीर। अब देखिए सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आया था, बट कब आया था? तो याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में। अब देखिए 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा, अब कौन सा राजा का दूत था ये भी याद रखिएगा। तो यह जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मतलब जहांगीर के दरबार में आया था। किसका दूत? तो जेम्स प्रथम। याद रखिएगा, जेम्स प्रथम। ये भी पूछ सकता है कि सर थॉमस रो किसके दूत के रूप में आया था? तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। कब आया था? तो 1615 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर पहुंची? तो आप कहेंगे जहांगीर के काल में, है ना। अब देखिए जहांगीर के काल को ना आप देखिए चित्रकला का ना एक प्रकार से स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। उसी तरह चित्रकला के मतलब
काल को मतलब मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को कहा जाता है। मतलब जहांगीर चित्रकला का इतना बेहद पारखी था, वो बोलता था कि मैं एक चित्र में अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाया गया हिस्सा को भी पहचान सकता हूँ। कौन बोला था? जहांगीर। नेक्स्ट, एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर आगरा में किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे नूरजहां ने बनवाया था। अब देखिए नूरजहां कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां जिसका मतलब क्या बोलते हैं, एतमादुद्दौला का जो मकबरा बनाया था ये अपनी पिता के याद में बनाया था। इनके पिता का नाम था नूरजहां का मिर्जा गियास बेग, और यह कहाँ बनाया गया था? तो आगरा में बनाया गया था। ठीक ना, मतलब यह भारत की पहली ऐसी इमारत है जो पूरी तरीके से संगमरमर से बनाई गई थी। आपसे पूछ सकता है कि भारत की ऐसी पहली कौन सी इमारत थी जो पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है? तो आप कहेंगे एतमादुद्दौला का मकबरा, जो मिर्जा गियास बेगम के याद में नूरजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट, परचिनकारी या पिट्टाडूरा संबंधित है किससे? ऑप्शन देगा, आपको चुनना है कि दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, है ना। मतलब ऐसे समझिए, पिट्टाडूरा क्या था? सफेद जो संगमरमर होता था ना, उस पर कीमती रंगीन पत्थर को जरा जाता था। मतलब फूल पत्तियां बनाने के लिए ना एक प्रकार से सुंदर उसको ना जरने का एक आर्ट था, मतलब कला था। अब हम लोग देखेंगे शाहजहां एवं औरंगजेब से संबंधित फैक्ट। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। यह आपको पता होगा, ठीक ना। अब देखिए कंधार मतलब क्यों था? तो देखिए ईरान के सफ़ी वंश और मुगलों के बीच कंधार ना आप देखेंगे हमेशा से विवाद का सबसे बड़ा कारण था। अब विवाद का सबसे बड़ा कारण क्यों था? सबसे बड़ा कारण था सामरिक और व्यवहारिक दृष्टि से। आप देखेंगे सामरिक और व्यवहारिक नहीं, व्यापारिक दृष्टि से ये ना भारत का एक प्रकार से प्रवेश द्वार माना जाता था। अतः शाहजहां के काल में आप देखेंगे कि मुगलों ने हमेशा के लिए कंधार को खो दिया था। ठीक ना, यह भी पूछ सकता है कि कंधार भारत ने हमेशा से मुगल साम्राज्य ने किसके शासनकाल में हमेशा के लिए खो दिया? तो शाहजहां के काल में। ठीक ना, याद रखिएगा, शाहजहां। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहेंगे शाहजहां ने करवाया था। ठीक ना। अब देखिए शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। मतलब इसी नगर में आप देखेंगे यमुना नदी के तट पर उसने लाल बलुआ पत्थर से इस भव्य लाल किले का निर्माण करवाया था, जो आज भारत के गौरव का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, कौन ऐसा इतिहासकार था जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? मतलब कौन ऐसा इतिहासकार था जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव। ठीक ना। अब देखिए A.L. श्रीवास्तव एक इतिहासकार थे। ठीक ना। और शाहजहां के काल को क्यों कहा? क्योंकि शाहजहां के काल में ना शांति थी और वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर का ना बहुत अधिक विकास हुआ, जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। और इसी तरीके के विकास को देख कर ना जो इतिहासकार थे A.L. श्रीवास्तव, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, मतलब गोल्डन एज। ठीक ना, मतलब स्वर्ण युग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो आप कहेंगे औरंगजेब। याद रखिएगा। अब देखिए कब? 1686 में आपको याद रख कीजिए कि हुगली कहाँ है? बंगाल में। मतलब 1686 में अंग्रेजों द्वारा लूटपाट करने के कारण औरंगजेब और मतलब औरंगजेबों में पहली बार आप देखेंगे ना सीधा मतलब झगड़ा हो गया। अंग्रेज का उस समय कौन था? सर जॉन चाइल्ड। याद रखिएगा। मतलब इसमें औरंगजेब क्या किया? औरंगजेब को ना बुरी तरीके से परास्त करके भाई हुगली से उनको बाहर खदेड़ दिया। ठीक ना। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। मतलब जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। अब ऐसे समझिए, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक ना। अब देखिए कट्टर सुन्नी मुसलमान क्या है? अब देखिए दो प्रकार के मतलब मुसलमान हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी।
तो औरंगजेब क्या था, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मतलब इसने राजनीतिक जिहाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से बदलकर दारुल इस्लाम मतलब इस्लामों का देश बनाना था, ठीक ना। मतलब इसी कट्टर नीति के तहत उसने 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लागू किया था। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लागू किया था। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्य को। अब देखिए मुगल कालीन प्रमुख महिलाएं और उनके कार्य, है ना। अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होगा उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब पूछेगा कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो आप कहेंगे गुलबदन बेगम, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। महाम आनागा 1560 से 62 तक पेटीकोट सरकार को चलाए, यह इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार समझ लीजिए कि पेटीकोट सरकार क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए पेटीकोट सरकार का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पर्दे के पीछे किसी महिला का प्रभाव या नियंत्रण हो, ठीक ना। मतलब मुगल काल में 1560 से 1562 के दौरान कौन, महाम आनगा ने मतलब प्रशासन पर इसका अत्यधिक प्रभाव था। मतलब इसी मतलब एक प्रकार से जब बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव था तो उस समय की व्यवस्था को व्यंग में मतलब व्यंग किया जाता था, व्यंग में इसको पेटीकोट सरकार कहा जाता था। एक बार फिर समझिए, पेटीकोट सरकार का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पर्दे के पीछे किसी महिला का प्रभाव ज़्यादा हो, ठीक ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना कौन की, तो आप कहेंगे महाम आनगा, ये इंपॉर्टेंट है। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, जुनता गुट का नेतृत्व किया, ठीक ना। मुमताज महल कौन थी, तो शाहजहां की प्रिय पत्नी थी, ये याद रखिएगा। जहांआरा यह शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, ठीक ना। बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहां के बंदी के समय में यह शाहजहां के साथ रही थी। आपसे पूछ सकता है कि शाहजहां को जब बंदी बनाकर रखा गया तो शाहजहां के साथ कौन मतलब थी, तो आप कहेंगे जहांआरा बेगम, ठीक ना। यह शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। जेबू निस्सा यह औरंगजेब की पुत्री थी, ठीक ना, याद रखिएगा। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। अस्मत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। आपसे पूछेगा कि इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था, तो अस्मत बेगम ने। अब हम लोग बात करेंगे मतलब मुगल कालीन कुछ पदाधिकारी के संबंध में। अब देखिए मुगल काल में लेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था, मुस्तौफी। सह लेखाकार को मुगल काल में क्या कहा जाता था, मुशरिफ। वन अधीक्षक को क्या कहा जाता था, मीरे बर्रे। जल सेना के प्रधान को मुगल कालीन में क्या कहा जाता था, मीरे बहर। सूचना अधिकार को मुगल काल में वाकिया नवीस। समाचार लेखक को मुगल काल में स्वानी निगार कहा जाता था। गुप्त पत्र लेखक को मुगल काल में खुफिया नवीस कहा जाता था। जासूस एवं संदेशवाहक को मुगल काल में हरकारा कहा जाता था, ठीक ना, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, मुगल काल में मुहत्सिब संबंधित था लोक आचरण पदाधिकारी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है क्या, तो आप कहेंगे विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व एवं मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है, तो बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। मतलब मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे बटाई या गलाबख्शी किसानों से टैक्स का एक वसूलने का एक बहुत ही मतलब व्यवहारिक तरीका था, ठीक ना। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था, तो मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, ठीक ना। अब इसको वैसे समझिए, मुगल प्रशासन में बादशाह के बाद न्याय का सबसे बड़ा और सर्वोच्च अधिकारी मुख्य काजी मतलब काजी उल कुजात होता था, जिसको मुख्य न्यायाधीश बोला जाता था, ठीक ना। नेक्स्ट, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार भी कहा जाता है, तो आप कहेंगे सूरत, याद रखिएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि गुजरात का सूरत बंदरगाह मुगल काल में पश्चिमी तट का सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मध्यकालीन मुद्राएं के बारे में, मतलब कौन सा मुद्रा किस शासक काल में था और 21 धातु का था, ठीक ना। अब देखिए मुहर मुद्राएं किसके शासनकाल में, अकबर के काल में था। और मुहर मुद्रा किससे बना था, सोने का सिक्का। आपको पूछेगा कि संसद मुद्रा
अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध था और संसब सोने का सिक्का होता था। इलाही मुद्रा अकबर ने चलाया था, यह सोने का सिक्का था। रुपया शेरशाह ने चलाया था, तो यह चांदी का सिक्का था। दाम अकबर ने चलाया था, यह तांबे का सिक्का था। जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था, यह तांबे का सिक्का था। निसार जहांगीर ने चलाया था, यह तांबे का सिक्का था। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे मुगल बादशाह हैं उनके सूबे। आपसे देखिए क्या पूछेगा कि अकबर के काल में सूबे की संख्या 12 थी, बाद में 3 जुड़ गया, बरार, खानदेश और अहमदनगर, तो 15। आईने अकबरी में वर्णन है इसका। जहांगीर के दरबार में 15 सूबा था, इतना ही याद रखिएगा। शाहजहां के काल में 18 सूबा था। औरंगजेब के काल में 20 सूबा था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मतलब 18 शाहजहां के काल में तो 2 बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। आप पूछता भी है कि बीजापुर को औरंगजेब ने कब जीता, तो 1686 ईस्वी में, गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पे याद क्या करना है कि किस किताब को किसने लिखा था। जो इम्पोर्टेंट होगा ये भाषा वही हम बताएंगे, नहीं तो बाकी लेखक और पुस्तक का नाम याद रखना है। देखिए तुजुके बाबरी का लेखक बाबर, इसका भाषा भी याद रखिएगा कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में। बाकी किसी का भाषा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किताब और राइटर। तारीख ए रसीदी मिर्जा हैदर दुलगत ने लिखा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तारीख ए सलातीन अफगान का लेखक अहमद यादगार थे। हबीब उल सियार और कानून हुमायूनी का लेखक ख्वांदमीर था। तारीख ए शेर शाही तोहफा ए अकबर शाही का राइटर अब्बास खां शेरवानी था। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था। तबकात ए अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद था। मुंतखब उत तवारीख का लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी था। नेक्स्ट, इकबाल नामा ए जहांगीरी का लेखक मोतमिद खां था। तजा किरातुल वाकयात का लेखक जौहर आफ्ताबची था। वाकयात ए मुस्ताकी का लेखक रिजकुल्लाह मुस्ताकी था। देखिए नाम रटना नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, कौन, तो हुमायूं। विकल्प के हिसाब, मतलब जो ऑप्शन होगा उसी के हिसाब से आप तय करेंगे आंसर, ठीक ना। अब देखिए हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान आप देखेंगे फारस में चित्रकला सीखा था, ठीक ना। कहाँ चित्रकला सीखा था हुमायूं, ईरान में। जब शेरशाह सूरी से हार गया तो वह फारस चला गया था, ठीक ना। अब देखिएगा कि वो लौट कर जब आया तो चित्रकारी के लिए एक विशेष कारखाना बनाया था, कौन, हुमायूं। नेक्स्ट, दस्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुस सम्मद मीर सैयद अली के द्वारा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए इसको वैसे समझिए, दस्ताने अमीर हज्जा मुगल चित्रकला का सबसे शुरुआती और महान ग्रंथ है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हज्जा की वीरता की कहानियां हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट फैक्ट, आईने अकबरी लिखी गई किसके द्वारा, तो अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी में थे। मतलब दसवंत और बसावन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, यह किसके दरबार से संबंध रखते थे, तो अकबर के दरबार से, याद रखिएगा। मतलब अकबर के दरबार में ना कई महान चित्रकार थे, जिसमें दसवंत और बसावन मतलब सबसे प्रमुख चित्रकार माने जाते थे। दसवंत ने रज्जानामा में बेहतरीन चित्र बनाए थे। मतलब रज्जानामा क्या था, महाभारत का फारसी अनुवाद था, जबकि बसावन न व्यंग चित्र बनाने और उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में सबसे माहिर चित्रकार था, ठीक ना। नेक्स्ट, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो आप कहेंगे अकबर के दरबार में, ठीक ना। अब देखिए आप इसको वैसे समझिए, इस मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे पुर्तगाली जो पादरी थे ना, उसी के माध्यम से ना अकबर के दरबार में पहली बार यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रवेश हुआ था। मतलब पुर्तगाली पादरियों के माध्यम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा, तो वह शेर खान था, ठीक ना। और शेर खान को ही शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। मतलब यह कूटनीतिक प्रस्ताव कौन दिया,
तो शेर खान कब 1538 के आसपास हुमायूं को दिया था, ठीक ना। क्यों? शेर खान चाहता था कि हुमायूं उसे बंगाल का स्वतंत्र शासक मान ले, लेकिन हुमायूं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और उसी के बाद आप देखेंगे 1539 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं पराजित हुआ, और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ जिसमें बुरी तरीके से परास्त होकर वह यहाँ से एक प्रकार से निर्वासित जीवन जीने फारस चला गया। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गया था? ये हम लोगों ने देख लिया था, अबुल फजल। अब नेक्स्ट, यह किसका कथन है? देखिए कथन है और किसने बोला था ये हम लोग देखेंगे कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह किसने, मतलब किसका कथन था? तो आप कहेंगे विलियम फिंच। इसको ऐसे समझिए, विलियम फिंच कौन था? एक अंग्रेज व्यापारी था। यह किसके काल में आया था? तो जहांगीर के समय में भारत आया था, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि विलियम फिंच किसके शासनकाल में आया? तो जहांगीर के शासनकाल में। लेकिन अकबर के शासनकाल में क्या बोला था? ऐसे समझिए कि विलियम फिंच जो था वो अकबर द्वारा बनवाया गया इलाहाबाद का जो किला था ना, जो 40 खंभों वाला महल था, इसकी विशालता और इसमें लगे मजदूरों की भारी संख्या का मतलब वर्णन किया है विलियम फिंच। एक बार और पढ़ लीजिए कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के 40 साल तक काम किया था। यह विलियम फिंच ने वर्णन किया था। लेकिन विलियम फिंच खुद जहांगीर के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख स्थापत्य, ठीक ना, कौन किसका निर्माण किया। तो आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने किया था, फतेहपुर सुकरी का निर्माण अकबर ने किया था, ताजमहल का शाहजहां ने, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाया, लाल किला शाहजहां ने बनाया, बीबी का मकबरा आजम शाह ने बनवाया था। आजम शाह औरंगजेब का पुत्र था। अब हम लोग सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं। नानक, देखिए ऐसे याद रखिएगा कि सिख धर्म का प्रवर्तक कौन थे? तो नानक। इनका जन्म डेट भी याद रखिएगा कि नानक का जन्म डेट कब था? तो 1469 ईस्वी में, ठीक ना। अब देखिए गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो अंगद थे। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किसने किया था? तो अमरदास ने किया था। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो रामदास थे। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने की थी। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह ने की थी। उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया हर राय, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। अल्पवयस्क व्यवस्था मृत्यु, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। औरंगजेब द्वारा फांसी, मतलब औरंगजेब किस सिख गुरु को फांसी दिया था? तो तेग बहादुर, याद रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था, ठीक ना, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आप कहेंगे गोविंद सिंह का, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मतलब यह गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें अंतिम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में बिहार के पटना में हुआ था, ठीक ना, याद रखिए। कब हुआ था? 1666 में। यह भी याद रखिएगा क्योंकि बिहार में जन्म हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी, याद रखिएगा। अब देखिए 1674 ईस्वी में महाराष्ट्र के, मतलब रायगढ़ कहाँ है? महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में अपना यह राज्याभिषेक करवाए थे। कौन? शिवाजी। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन किया गया था शिवाजी द्वारा, याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए मराठा साम्राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए ना 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अब देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन क्या होता है, अष्टप्रधान है, एग्जाम में एक ऑप्शन देता है अष्टदिग्गज, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि अष्टप्रधान का संबंध किससे था? तो शिवाजी से। अष्टदिग्गज का संबंध विजयनगर से था, कृष्णदेव राय से, याद रखिएगा। दोनों में ना आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन से, वही चीज़ रिपीट कर रहा है, ठीक ना। सरजामी प्रथा संबंधित थी किससे?
तो देखिए यह था मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित। अब देखिए मराठा काल में सरजामी प्रथा मुख्य रूप से मराठा सरदारों को उनके भरण पोषण और उनकी खर्च के लिए दी जाने वाली जागीर से संबंधित थी। ठीक ना, जागीर मतलब भूमि से संबंधित थी। मतलब यह व्यवस्था मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था के ना काफ़ी करीब दिखता है, मतलब जो पूरी तरीके से भू राजस्व पर मतलब एक प्रकार से आधारित थी। अब हम लोग बात करेंगे पेशवा कालीन युद्ध और उसके परिणाम। अब देखिए इसमें क्या याद करना है उसी चीज़ पे बात करेंगे। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। याद रखिए किसके किसके बीच? ताराशाह एवं साहू के बीच। विजय कौन हुआ था? साहू। वरना का युद्ध 1731 में किसके बीच? संभाजी और साहू के बीच। विजय साहू। पानीपत का प्रथम युद्ध अब्दल अब्दाली और सदाशिव भाऊराव के बीच में, इसमें अब्दाली जीता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1575 से 1582 में अंग्रेजों और मराठों के बीच, और इसमें अंग्रेज जीता। मतलब क्या बोलता है, युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो सालाबाई संधि से। याद रखिएगा, मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1575 से 1582 के मध्य, मतलब सालाबाई संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 में। किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और मराठों के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। मतलब ये याद रखिएगा, यही पूछता है। ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे अष्टप्रधान से संबंधित, किसको क्या कहा जाता था। मतलब मराठा के समय जो अष्टप्रधान था, उस समय राजा के प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक ना, याद रखिएगा, ये मराठों के संबंध में हम बात कर रहे हैं। उस समय जो अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मंत्री था, इसको अमात्य कहा जाता था। राजा के दैनिक कार्यों एवं दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था कौन? वाकियानवीस। जो मराठों के समय में अष्टप्रधान था, उसमें राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य कौन देखता था? सचिव। विदेश मंत्री सुमंतिया दबीर को कहा जाता था। ठीक ना। अब देखिए सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन कौन करता था? सेनापति या सर नौबत। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व कौन निभाता था? पंडित राव। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? न्यायाधीश। याद रखिएगा। अब देखिए यह अष्टप्रधान का मतलब पूरी तरीके से बताया गया है कि किसको क्या कहा जाता था। अब शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बताया गया है, बट यह उतना इम्पोर्टेंट, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ मैं बता दूंगा आपको। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, यही याद रखिएगा। राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र। राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। मतलब राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई कौन थी? तो राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। नेक्स्ट, आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। बालाजी विश्वनाथ, मतलब मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ को। मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति किसको माना जाता है? पेशवा बाजीराव प्रथम को। याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण में से चौथ और सर देशमुखी वसूलने लगे? तो बालाजी बाजीराव। बाकी आप क्रम याद रखिएगा कि कौन पेशवा कब कब हुआ, अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक ना, क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछता है। अब आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1575 से 1782 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। आपसे पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब हम लोग देखेंगे सिख मिसल और उनके संस्थापक। इसमें सब हम लोग नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। सिर्फ इसमें एक ही इम्पोर्टेंट है, सुकरचकिया मिसल। इसके संस्थापक चरत सिंह थे, यही याद रखिएगा। इस सुकरचकिया मिसल से संबंध रखते थे रणजीत सिंह। महाराजा
रंजीत सिंह, याद रखिएगा, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, बाकी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मुगल साम्राज्य का विघटन, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ठीक ना, तो मोहम्मद शाह थे, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह था। अब देखिए, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का भव्य निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक ना। मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। लेकिन 1739 ईस्वी में ईरान का एक शासक था नादिर शाह, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और इस सिंहासन के साथ कोहिनूर हीरा भी लूटकर भारत से ले गया। नेक्स्ट, कौन मुगल बादशाह था जो कौन मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो आप कहेंगे शाह आलम द्वितीय को। अब देखिए, ऐसे समझिए, शाह आलम द्वितीय जो था ना, यह भटकता रहा था बिहार और अवध के क्षेत्रों में। आप देखेंगे कि पहली बार इसको 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के संरक्षण में वापस दिल्ली की गद्दी पर इसे बैठाया गया था। अब देखिए, नोट करके लिखा हुआ है, तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। एग्जाम में आता है कि किसके शासन को कहा जाता था कि उसका शासन साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था, तो याद रखिएगा, तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के लिए। अब हम लोग देखेंगे मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। अब देखिए, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था, औरंगजेब को। लंपट मूर्ख जहादर शाह को कहा जाता था। घृणित कायर फर्रुखसियर को। कठपुतली शासक रफी-उद-दरजाद को। रंगीला मोहम्मद शाह को कहा जाता था। साहेब खबर बहादुर शाह प्रथम को। जफर बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उसकी उपाधियाँ। देखिए, बाबर का वास्तविक नाम बाबर ही था, उपाधियाँ पादशाह, मिर्जा और गाजी था इसका। हुमायूं का वास्तविक नाम भी हुमायूं था, लेकिन हुमायूं की उपाधियाँ थी नासिरुद्दीन मोहम्मद। अकबर का वास्तविक नाम जलाल था, अब अकबर का उपाधियाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जहांगीर का ओरिजिनल अर्थात वास्तविक नाम सलीम था, इसका बाद उपाधियाँ नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। अब देखिए, उपाधियाँ लगभग न के बराबर पूछता है, तो देखिए, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, औरंगजेब का वास्तविक नाम औरंगजेब ही था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो मोहम्मद मुअज्जम। आपसे पूछेगा कि बहादुर शाह प्रथम का इसका उपाधि था शाह आलम प्रथम या साहेब खबर, पूछता भी है। साहेब खबर किसको कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम को। जहादुर शाह का वास्तविक नाम मुइजुद्दीन और इसकी उपाधियाँ लंपट मूर्ख थी, लंपट मूर्ख जहादर शाह को कहा जाता है। अब कहेगा घृणित कायर फर्रुखसियार को। आलमगीर द्वितीय को कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय किसको, शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। देखिए, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम रफी-उद-दौला था, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह का उपाधि क्या था, रंगीला। पूछेगा रंगीला किस शासक को कहा जाता था, तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह। अब देखिए, उत्तरकालीन मुगल बादशाह इसका दिया है कि किसको क्या कहा जाता है। हम लोगों ने देख लिया कि साहेब खबर बहादुर शाह प्रथम, वही चीज़ नीचे रिपीट किया है। हम लोगों ने मध्यकालीन भारत को भी अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वह मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेगा पूरी तरीके से। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।